अगर आपके पाँव के अंदर सोजिश रहती है या आपके पिंडली के जो पट्टे हैं, पिंडली के आगे या पिंडली के पीछे, वहाँ पे सोजिश रहती है, तो इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ये हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अक्सर लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो, यानी कि गुर्दों का कोई इशू हो या सीकेडी हो, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, तो उनके अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है कि उनके पिंडली के पट्टों में या फिर उनके पाँव वाले जो पट्टे हैं या गोश्त है, वहाँ पे आपको नजर आता है कि वहाँ पे अच्छी खासी स्वेलिंग हुई हुई है। और इस स्वेलिंग की जो वर्स्ट फॉर्म होती है उसे पिटिंग एडीमा कहते हैं, कि जब आप अपनी उंगली के साथ इस तरह से दबाते हैं तो वहाँ पे गढ़ा बनता है। ये जो गढ़ा बनता होता है इसे हम कहते हैं पिट फॉर्मेशन होती है। जब पिटिंग एडीमा होने लग जाए तो ये जाहिर करता होता है कि यहाँ पे बहुत बुरी तरह से सर्कुलेशन है, खून की रवानी जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। तो मैं आपको लास्ट पे सारी वो वर्जिशें भी बताऊंगा जिसके जरिए आप घर में ये एक्सरसाइजेस करके इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये किडनी की वजह से, गुर्दों की वजह से है, तो फिर तो आपको अपनी किडनी के प्रॉब्लम को ठीक कराना पड़ेगा, जिसकी मदद से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किडनी का इशू नहीं है और अपने हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, दिल के डॉक्टर को दिखाते हैं आप, और वो भी कहते हैं कि आपको दिल का भी कोई मसला नहीं, तो फिर आपको ये मसला आपके सेकंड हार्ट की वजह से हो सकता है, दूसरे दिल की वजह से हो सकता है। अब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि हमारे जिस्म में दूसरा दिल भी होता है। बिल्कुल होता है। दूसरा दिल हमारे इस काफ वाले पट्टे को कहते हैं, पिंडली वाले पट्टे को। अगर आप गूगल के ऊपर इंटरनेट पे जाके लिखेंगे ना सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे इस पिंडली वाले पट्टे को दूसरा दिल कहा जाता है। इसको दूसरा दिल क्यों कहा जाता है, पाँव के अंदर स्वेलिंग क्यों होती है और पिंडलियों के अंदर इस तरह के पिट वगैरह क्यों बनते हैं, ये सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के एंड तक सारा कुछ समझ आ जाएगा। क्यों इसको सब कुछ ये किस तरह से लिंक है और कैसे किस सिंपल सी वर्जिशों की मदद से आप इस मसले को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये हमारे हैं पिंडली वाले पट्टे की जगह, और ये वो पट्टे हैं जो कि हमारे पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। अगर अपने पाँव को आपने नीचे की तरफ मूव करना है तो पिंडली वाले पट्टे काम करते हैं। अगर आपने पाँव को ऊपर की तरफ मूव करना है तो पिंडली के आगे वाले पट्टे काम करते हैं। ये हमारे बेसिकली वो पट्टे हैं जो कि हमारे पिंडली वाली जगह पे लगे होते हैं। इनको काफ मसल्स कहते हैं। और काफ मसल बेसिकली एक पट्टा नहीं होता है, ये एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को जो एक नाम दे देते हैं कि काफ मसल है। इसके अंदर गैस्ट्रोक्नेमियस होता है, सोलियस होता है। ये जो आपको मसल्स नजर आ रहे हैं, इनका काम होता है एक तो आपके पाँव को नीचे की तरफ मूव कराना, ठीक है। दूसरा इनका काम होता है यहाँ पे खून की सर्कुलेशन कराना। अब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि पट्टों का काम कैसे होता है खून की सर्कुलेशन कराना। वो बेसिकली इसलिए होता है कि जब हमारी टांगों के अंदर खून आता है, ऊपर दिल से आता है, इस दिल ने जब पंप करके पूरे जिस्म में पहुंचा दिया, जब ये टांगों के अंदर आता है तो टांगों से अब वापस भी तो जाना है ना। जब खून नीचे आ जाएगा और ये गंदा हो जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह इसकी यूज हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी, तो अब इसने वापस ऑक्सीजन लेने के लिए दिल के पास भी जाना है, फेफड़ों के पास भी जाना है। तो नीचे से जिस पट्टे ने, जिस गोश्त ने पंप करना है, उस गोश्त का नाम होता है काफ मसल, या हमारे पिंडली वाले पट्टे। अक्सर लोग जिनके ये वाले पट्टे कमजोर हों, पिंडली वाले पट्टे अगर उनके कमजोर हों, तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनके जिस्म में जो खून बनता है, वो खून जो वो उसी जगह के ऊपर रुकता रहता है। तो जिसकी वजह से उन्हें पाँव के अंदर इस तरह के पिट्स बनते हैं। ये खून की रवानी है जो रुक जाती है। इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, या फिर पाँव टांगों के ऊपर आपको इस तरह की स्वेलिंग नजर आती है। एक तो ये रीजन होगी। दूसरी रीजन होती है इमोबिलिटी, इनएक्टिविटी। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, लाइक आपके घुटने की सर्जरी हुई है या फिर आपके हिप जॉइंट की सर्जरी हुई है, तो उस वजह से लोग ज्यादा देर जब लेटे रहें, तो लेटे रहने की वजह से भी, यानी एक्टिविटी ना करने की वजह से, मसल जो वो कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से, तो आपकी जो खून की रवानी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके टांगों के अंदर इस तरह के खून की स्वेलिंग और पिट्स वगैरह बनते हैं। इसके अलावा इस तरह की स्वेलिंग अक्सर फीमेल में ज्यादा होती है, और खास तौर पे प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर ये वाली स्वेलिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है। और इसकी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि ये क्या हो गया है, क्यों इतनी टांगें स्वेल हो रही हैं। उसकी वाहिद रीजन ये होती है कि हमारे मसल्स, क्योंकि हम प्रेगनेंसी जब भी हो, तो हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है, जिस तरह से हम पहले परफॉर्म करते थे, वो थोड़ी सी इस तरह की हो जाती है कि जिसमें हम कॉशियस हो जाते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। अगर मूव भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पिंडली वाले पट्टे हैं या फिर हमारी जो टांगे हैं या पाँव हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना शुरू हो जाती।
और कुछ केसेस के अंदर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है कि वो स्वेलिंग फिर जो खून की नालियाँ होती हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेती है, यानी कि खून की नालियाँ भी सूजना शुरू हो जाती हैं। इनको कहते हैं DVT। DVT। डी का मतलब होता है डीप, वी का मतलब होता है वेन्स, और टी का मतलब होता है थ्रोम्बोसिस। यानी कि जो वेन्स का मतलब खून की रगें हैं, और डीप का मतलब गहरी, गहरी जो बिल्कुल अंदर आपकी खून की रगें हैं उनके अंदर थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, यानी कि खून के क्लॉट बन जाते हैं। इसको डीवीटी कहते हैं। या फिर आपको इस तरह के वेरिकोज वेन के साइंस आते हैं। वेरिकोज वेन जो है ना वो ब्लू कलर ऑफ वेन्स कहते हैं। हमारी जो वेन्स होती हैं ना इनके अंदर ब्लू कलर का खून होता है, ज्यादातर ब्लूइश ब्लड होता है। अगर वो प्रॉपरली मूव ना हो, वहां पे रुका रहे, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, और हमें बाहर से भी हमारी ब्लू कलर की वेन्स नजर आती हैं। और जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि आपकी टांगों के अंदर आता है। सो इसी ब्लू कलर वाली जो वेन्स हैं, इस ब्लड को हमने अपने मेन जो दिल है उसके पास पहुंचाना है, फेफड़ों के पास पहुंचाना है, ताकि वो साफ होके वापस टांगों में आए। अगर ये यहाँ से ना जाए तो फिर क्या होता है, फिर हमारी ये जो रगें हैं ये भी फूलना शुरू हो जाती हैं, या हमारे इस तरह से पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप इसको दबाते हैं ना, ये यहाँ पे फ्लूइड ही होता है, जब इसको आप दबाते हैं तो वो थोड़ी सी देर के लिए पिट बन जाता है, और उसके बाद जैसे छोड़ते हैं आहिस्ता 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 ये जो गड़ा बना होता है ये ठीक हो जाता है। ये परमानेंट नहीं होता, इसी तरह से पाँव के अंदर होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई है कि वजह क्या है इसकी और किस वजह से स्वेलिंग होती है। अगर तो किडनी का प्रॉब्लम है तो फिर तो जब तक हम उसकी जड़ को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो कैसे ठीक होगा। लेकिन अगर किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, लाइक प्रेगनेंसी है, या आम रूटीन में एक्टिविटी आपने नहीं की है, या आपकी जॉब ऐसी है जिसके ऊपर आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, लाइक बैंकिंग की जॉब है, या आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, या फिर जो शॉपकीपर हैं उन्होंने ज़्यादा देर के लिए बैठना होता है, आप सुबह 9 बजे बैठे हैं, रात 9 बजे उठ रहे हैं, तो ये जो बैठने वाली जो जॉब है, इस तरह की जॉब या खड़े होने वाली जो जॉब है, उसके अंदर ना आपकी जो टांगे हैं, आपकी जो पिंडलियां हैं, आपके जो पाँव हैं, यहाँ का खून की रवानी आपके दिल की तरफ उस तरह से नहीं होती जो नॉर्मल रूटीन के अंदर होती है। सो अब अगर फर्ज करें कि इस तरह की स्वेलिंग हो गई है, तो अब इसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहली और आसान सी वर्जिश है वो ये है कि आपने इस पोजीशन में लेटना है। अगर आपके पास घर में बॉल नहीं है तो आप यहाँ पे तकिए रख लें, और अगर आप तकिए नहीं है तो कंबल रख लें, रजाई रख लें, कुछ भी करके अपने जो पिंडली वाले पट्टे हैं या अपने जो पाँव है ना, इनको इस दिल से ऊंचा कर लें। जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है, ये टांगे हमारी नीचे होती हैं, ये वाला दिल ऊपर होता है ना। लेकिन हमने कुछ ऐसी पोजीशन बनानी है कि हमारा ये वाली जो जिस्म का पार्ट है, पिंडली, पाँव वगैरह, ये हमारे इस दिल से ऊंचे हो जाएं। तो वो कैसे हो सकते हैं, इस तरह के कोई बॉल रख लें, कोई तकिए रख लें, कोई ब्लैंकेट रख लें, या दीवार के साथ टांगे करके ऊंचा लेट जाएं। लेकिन कोशिश ये करनी है, जब आपने इस तरह ऊंचे करके लेटना है ना, घर में तकिए वगैरह रखने हैं, तो लाजमी तकिए सिर्फ पाँव के नीचे नहीं रख लेने हैं, आपने यहाँ पे हिप्स तक रखने हैं, और इस पोजीशन में आपने 10 से 15-20 मिनट के लिए लेटना है। लेकिन अगर इस तरह से लेट के आपको लगे आपको पिंडली में दर्द हो रहा है, या खिंचाव आ रहा है, या कड़ल पड़ रही है, तो आपने फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए रख लेना है। ऐसा ऐसा दिन ब दिन बढ़ाते जाइएगा। सो आपने ये अराउंड 15 मिनट 20 मिनट के लिए लेट जाना है अगर आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, सो इस पोजीशन में रखना है ताकि आपकी बैक के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए। अगर आपने यहाँ पे ना रखा और सिर्फ पाँव के नीचे रखा ना, तो फिर आपकी बैक का पेन शुरू हो जाएगा। फिर वो जो पिंडलियां हम ठीक कर रहे हैं ना, एक चीज तो ठीक हो जाएगी, दूसरी चीज शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस पोजीशन में जब आपने लेटना है ना, तो आपने एक काम करना है कि इस पोजीशन में लेट के इसी तरह से आप इस पाँव को देखें, आपने ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है। जब आप इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो पिंडली के आगे वाले पट्टों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो पिंडली वाले जो नीचे वाले हमारे पिंडली वाले जो पट्टे हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। इस वर्जिश का नाम होता है, इसको कहते हैं एंकल पंपिंग। तो आपने एंकल पंपिंग करनी है। अक्सर लोग एंकल पंपिंग सीधे लेट के करते हैं, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आपने जब भी एंकल पंपिंग करनी है, आपने एलिवेशन के साथ करनी है, यानी कि इसको ऊंचा करके फिर करना है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। खास तौर पे जब आपने अपने पाँव को ऊपर की तरफ लेके आना है ना, तो फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड जरूर करना है। ये इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब आप ऊपर लेके आए, 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद आप नीचे लेके गए, 5 सेकंड का वक्फा दिया, रेस्ट दिया, फिर उसके बाद दोबारा वापस लेके आए। ठीक है, इसे हम एंकल पंपिंग एक्सरसाइज कहते हैं। और ये अगर आप इंटरनेट के ऊपर लिखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि ज़रूरी नहीं पिलो आप कुछ इस तरह का ले सकते हैं, कोई रजाई वगैरह लपेट सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है हिप्स तक रखा हुआ होना चाहिए,
और ये एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, ठीक है। एक तो एंकल एलिवेशन और एक एंकल पंपिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर ना आपने इस तरह से टॉवल ले लेना है, अपने पाँव के साथ लगा के इसको बिल्कुल सीधा खींच लेना है। अच्छा, इसमें बेसिकली ना रिकमेंडेड होता है कि अगर आप अपनी दूसरी टांग को सीधा कर लेना तो इस टांग में अच्छा खासा खिंचाव आता है। ये जो दबी हुई रगें होती हैं जो मैं भी आपको दिखा रहा था, ब्लू वेन्स और डीवीटी, तो जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपके अंदर अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। उस स्ट्रेच आने की वजह से आपके मसल्स के अंदर भी, आपकी वेन्स के अंदर भी खून की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। इस पोजीशन में आपने 10 से 15 सेकंड का होल्ड करना है और ये आप 3 से 4 दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ की सिर्फ आपने एहतियात करनी है, ये 3 जो मैंने वर्जिशें बताई हैं ना वो तो आपने लाजमी करनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आपको कोई किडनी का मसला नहीं है। एक चीज़ जो एहतियात करनी है वो ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी टांग के अंदर जो वो रगें फूल जाती हैं अगर हम इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह ना करें तो, लाइक इस तरह से फूली हुई रगें होती हैं। लेकिन इसमें अब इसे कहते हैं DVT, टी का मतलब थ्रोम्बोसिस यानी जमा हुआ खून का लोथड़ा या क्लॉट। अच्छा, अगर ये किसी के बना हुआ हो ना तो मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप ना सारी वर्जिशें करने से पहले एक दफ़ा लाजमी अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड करा लें, ताकि अगर इस तरह का खून का जमा हुआ कोई पार्ट है या क्लॉट है इसका नाम है पता चल जाए। अगर ये बना हुआ हो और साथ में आप एंकल पंपिंग या एंकल एलिवेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हो तो जब आप खून यहाँ से गुजर के यानी पिंडली वाली जगह से गुजर के दिल के पास आएगा ना साफ होने के लिए, तो खून आना चाहिए। खून के जमे हुए क्लॉट दिल के पास नहीं आने चाहिए, वो फिर और मसले क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर किसी के खून की रगों के अंदर यानी कि पिंडली के अंदर बहुत खुली रगें लाइक इस तरह की हैं जो कि वाज़े तौर पे आपको नज़र भी आती हैं आपको पिंडली के अंदर, लाइक ये आपको जैसे ये नज़र आ रही हैं, अगर इस तरह से वाज़े नज़र आ रही है ना आपको खून की रगें, तो फिर रेकमेंडेड ये है कि आप अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। डोपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना तो उसमें नज़र आ जाएगा कि आपकी खून की रगों के अंदर जो खून है कहीं वो जम तो नहीं गया, उसमें क्लॉट तो नहीं बन गए। अगर तो आपको डोपलर अल्ट्रासाउंड में आता है ना कि किसी किस्म के कोई क्लॉट नहीं है तो फिर तो जो मैंने वर्जिशें बताई हैं ना आपने वो बिल्कुल इसी तरह से करनी है, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉट है तो फिर आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना है और उनसे ना डायग्नोज कराना है और उनसे आपने एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन लेनी है, ऐसी दवाइयाँ जो कि खून में जमे हुए जो क्लॉट्स होते हैं उनको पिघला दे। जैसे वो क्लॉट पिघल जाएंगे उसके बाद आप ये सारी वर्जिशें कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्जिशें हैं ना ये तो इस तरह की हैं कि जिसमें आपको प्रॉपरली लेट के करना पड़ेगा। इन वर्जिशों को आप बैठ के भी कर सकते हैं, लाइक आप कहीं पे बैठे हैं तो अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाएं, नीचे की तरफ उठाएं, ये वाली मूवमेंट्स करें, इसे भी हम एंकल पंपिंग ही कहते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा तब होता है जब आपके जो पाँव है ना इनका लेवल आपके जो दिल का लेवल है इससे ऊंचा हो। लेकिन अगर जॉब बहुत लंबी है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो बीच बीच में आप एंकल पंपिंग करते रहें। अगर खड़े हैं तो दीवार के साथ कर सकते हैं, बैठे हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठे कर सकते हैं। तो एंकल पंपिंग एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही अरसे के अंदर ये जो इतनी स्वेलिंग हुई होती है ये कम हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के दौरान जो स्वेलिंग होती है उसमें मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि ये वाली एक्सरसाइज कराएं। उसमें आपको डायरेक्टली जो वो डोपलर अल्ट्रासाउंड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फूली हुई रगें नजर आ रही हैं तो फिर आप करवा सकते हैं। बाकी आप ये एक्सरसाइजेस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें। किसी बंदे को जानते हैं जिसको इस तरह की स्वेलिंग है उनसे वीडियो लाजमी शेयर करें। इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।